नमस्कार। आपके अपने एस्ट्रोलॉजी लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वृषभ लग्न की कुंडली में संतान योग का आज हम विश्लेषण करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण और रोचक प्रकरण को। वृषभ लग्न की कुंडली में आज हम संतान योग के बारे में जानकारी देंगे। तो जिनकी भी वृषभ लग्न की कुंडली है और जो सीखना चाहते हैं वह इस क्लास को जरूर देखें, इस वीडियो को जरूर देखें। यहां पर वृषभ लग्न की कुंडली के अंतर्गत आज हम ये जानेंगे कि किसी के संतान भाव को अर्थात पंचम भाव का विश्लेषण किस किस आधार पर किया जा सकता है। अगर मैं सभी पक्षों को लेकर चलूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी सिर्फ हम लग्न कुंडली के आधार पर ये सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर इस कुंडली के अंतर्गत जो लग्नेश होते हैं वे शुक्र देव होते हैं, क्योंकि ये वृषभ राशि के जो स्वामी हैं शुक्र हैं, तो लग्नेश शुक्र होते हैं। और अगर हम लग्न से गिने तो जो पांचवा भाव है वहां पर 6 नंबर लिखा मिलेगा आपको। 6 का अर्थ है कि वह कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो इस कुंडली के अंतर्गत पंचमेश हो गए बुध, लग्नेश हो गए शुक्र। बाकी चार्ट आप देख पा रहे हो, इसमें सभी का मैंने यहां लिख दिया है कि कौन सा किस भाव का अधिपति है। जब भी संतान की हम चर्चा करेंगे तो हमको पंचम भाव, पंचमेश और संतान के कारक ग्रहों की स्थिति को देखना चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली के अंतर्गत पंचम भाव किसी पाप ग्रह से पीड़ित है, पाप ग्रह से द्रष्ट है, कोई पाप ग्रह उसके साथ बैठा हुआ है, या फिर वह पाप कर्तरी जैसे दोष से पीड़ित है, ऐसी स्थितियों में उस जातक को संतान संबंधित परेशानियां देखने को अवश्य मिलती है। वहीं अगर पंचम भाव के अधिपति भी इसी प्रकार से पीड़ित हैं, किसी अशुभ ग्रह के द्वारा, किसी पाप ग्रह के द्वारा, किसी क्रूर ग्रह के द्वारा वह देखे जाते हैं, उनके साथ युति कोई पाप ग्रह करता है, या फिर पंचमेश युद्ध में पीड़ित हैं, या फिर पाप कर्तरी जैसे दोष में पीड़ित हैं, तो वहां पर भी उस व्यक्ति को संतान संबंधित परेशानियां देखने को मिलती है। एक स्थिति और आती है पंचम भाव के कारक की स्थिति। यदि कुंडली के अंतर्गत पंचम भाव के कारक अर्थात गुरु बृहस्पति जो संतान के कारक माने जाते हैं, यदि वे किसी प्रकार से पीड़ित हैं, नीच अवस्था में हैं, या किसी ऐसे क्रूर ग्रह, पापी ग्रह के साथ में युति बनाए हुए हैं, और कई ग्रहों से, कई पाप ग्रहों से अगर पीड़ित है, तो जितना वे पीड़ित होते जाएंगे जितने उनके बल में कमी आती जाएगी और जितने पीड़ित करने वाले ग्रह बलवान होंगे, उस स्थिति में उस व्यक्ति को, उस जातक को संतान संबंधित परेशानियां देखने को मिलती है। आगे बहुत सारे इसके ऊपर सूत्र भी हैं, तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे। यदि कुंडली के अंतर्गत वैसे कारक भाव का नाश करता है, यहां आप इस सूत्र को भी जानिए कि बृहस्पति अगर पंचम भाव में विराजित हो जाए तो वहां वह उस भाव संबंधित परेशानियां देंगे। संतान होगी तो वैचारिक मतभेद वहां देखने को मिलेंगे। इसलिए पंचम भाव में बृहस्पति अकेले शुभ नहीं माने जाते, तो कोई साथ में ग्रह हो तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। अब एक सूत्र ये कहता है कि यदि लग्न भाव के अधिपति, अब यहां पर लग्न भाव के अधिपति कौन? शुक्र हैं। यदि शुक्र एकादश भाव में विराजित हो और गुरु पंचम भाव में विराजित हो, अगर शुक्र एकादश भाव में और गुरु पंचम भाव में विराजित हो, क्योंकि यहां पर सूत्र है कि जो लग्नेश है वह पंचम भाव में बैठे हुए गुरु को जब देखेगा, दृष्ट करेगा,
तो वहां पर फिर गुरु से जो संबंधित परेशानियां उनको वहां पर समाप्त करने का कार्य करता है और उस व्यक्ति के जीवन में संतान योग अवश्य बनता है। तो ये संतान योग एक उत्तम संतान योग का ये लक्षण होता है। यहां पर अगर लग्नाधिपति की हम बात करें, क्योंकि लग्नाधिपति अगर कहां चले जाए, अगर लग्नाधिपति जो शुक्र है ये कहां पर आ जाए, यहां पर ये लग्नाधिपति अगर स्वयं पंचम भाव में विराजित हो जाए, यह भी बड़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है। जातक के लग्न के अधिपति यदि पंचम भाव में चले जाते हैं, संतान भाव में चले जाते हैं, तो ये बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है और निश्चित रूप से उस व्यक्ति को उत्तम संतान प्राप्त होती है और वह संतान उसका गौरव बढ़ाने वाली, यश कीर्ति को आगे ले जाने वाली होती है। बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। अब कब स्थितियां खराब हो जाती है उनको भी साथ में लेते हुए चलेंगे, क्योंकि संतान योग को देख रहे हैं, इसलिए जो अच्छी स्थितियां हैं उनके साथ साथ में जो विपरीत स्थितियां हैं उनको भी जानना बेहद आवश्यक है। यदि केंद्र कौन से हो गए, अगर हम लग्न कुंडली की चर्चा कर रहे हैं तो पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव ये केंद्र हो गए। त्रिकोण कौन हो गए, पंचम भाव और नवम भाव। उत्तरोत्तर बली होते हैं ये, जो लग्न से ज्यादा बलवान चौथा, चौथे से बलवान सातवां, सातवें से अधिक बलवान हो गया एकादश भाव। और वहीं अगर त्रिकोण की बात करें तो ये 3 त्रिकोण हो गए, लग्न भी त्रिकोण में होता है, पंचम भाव भी त्रिकोण और नवम भाव भी त्रिकोण। तो लग्न से अधिक बलवान पंचम और पंचम से अधिक बलवान नवम भाव माना जाता है। यहां पर हम केंद्र और त्रिकोण के अधिपतियों की चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई शुभ ग्रह हो, केंद्र का अधिपति या त्रिकोण का अधिपति यदि कोई शुभ ग्रह हो और वह पंचम स्थान में जाकर बैठ जाए, अगर केंद्र का कोई अधिपति, यहां ध्यान रखने वाली बात है शुभ ग्रह की हम बात कर रहे हैं, केंद्र में या त्रिकोण का जो भी अधिपति है वह शुभ ग्रह हो, तो मानकर चलिए यहां पर हमें शुभ ग्रह कौन मिलेगा, या तो शुक्र या बुध। तो यहां पर या तो शुक्र यहां पर बैठे हो, अथवा मैं यहां अथवा का प्रयोग कर रहा हूं, और यहां बुध बैठे हो, एक कोई भी एक। तो ऐसी स्थिति में ये पंचम भाव में बैठे और पंचम के अधिपति बुध ही हैं, यहां पर तो उच्च हो जाएंगे। तो अगर बुध बैठेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। और अगर शुक्र बैठे तो बुध की स्थिति देखिए कि वह बुध कुंडली में बलवान होने चाहिए, या ये बुध 6, 8, 12 भाव, इन भावों में विराजित नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। पाप युक्त नहीं होने चाहिए, कोई इनके साथ में राहु केतु नहीं बैठा हो। अगर यहां पर मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपको समझने में परेशानी आए, अगर यहां पर केंद्र या त्रिकोण के शुभ ग्रह जो अधिपति हैं वह शुभ है और वह विराजित हो, तो मानकर चलिए हमने यहां पर, ये भी केंद्र के अधिपति कौन हो गए, शुभ ग्रह, वह हो गए शुक्र। अगर वह पंचम भाव में बैठे और पंचम भाव का अधिपति जो बुध होगा वह छठा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव, इनमें नहीं बैठना चाहिए, ध्यान रखना। ऊपर से वह पाप युक्त भी नहीं होना चाहिए, मानकर चलिए वह पाप युक्त भी नहीं होना चाहिए और अस्त नहीं होना चाहिए, नीच नहीं होना चाहिए, और शत्रु राशि में भी वह नहीं होना चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे और जो बुध है वह अच्छी स्थिति में हो, वह मान के चलिए बुध को हम अगर यहाँ बैठेंगे तो बुध नीच के हो जाएंगे, यहाँ बैठेंगे तो बुध नीच के हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर एक सूत्र के, अगर यहाँ बैठे तो नीच के हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो बुध हैं वो मीन में बैठकर नीच के हो जाएंगे, तो नीच नहीं होने चाहिए। शत्रु के घर, अगर यहाँ बैठ के शत्रु का घर है तो शत्रु के घर में भी वह विराजित नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो यहाँ तो अच्छी स्थिति है, क्योंकि सूर्य मित्र है तो बुध के, तो मित्र के घर में है, तो ये जो स्थिति बनेगी, अगर ऐसी स्थिति किसी जातक की कुंडली में बनती है, या तो वह, या अगर शुक्र के घर में लग्न में बैठ जाए तब भी स्थिति अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में ये एक ऐसी आवश्यकता नहीं है कि वह केंद्र में ही बैठे, किसी भी भाव में बैठ जाए, बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि शत्रु के घर में नहीं बैठने चाहिए। शनि के घर में बैठ सकते हैं, शनि शत्रु नहीं है बुध के, तो इसलिए यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर यह एक अच्छा संतान योग दिलाने वाला
होता है, बहुत अच्छा संतान योग उस व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसके जीवन में संतान उसे अवश्य प्राप्त होती है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लग्न से पंचम स्थान की बात कर रहे हैं, तो लग्न से पंचम स्थान अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है कि लग्न से या फिर चंद्रमा से भी देख सकते हैं, लेकिन अभी हम चंद्रमा की चर्चा नहीं करेंगे, तो लग्न से ही बात करेंगे कि लग्न से पंचम स्थान को शुभ ग्रह देखते हो, जो लग्न से पंचम स्थान है उससे शुभ ग्रह देखते हो, इस भाव को कहीं से भी बैठे हुए, जैसे गुरु बृहस्पति देखते हो, गुरु बृहस्पति का देखना अच्छा माना जाएगा पंचम भाव को। खुद अगर बैठे हो तो अच्छी बात है, देखेंगे तो वो नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ नीच के होकर देखेंगे तो सही नहीं है, तो या तो विराजित हो या फिर यहाँ से नहीं देखें। चंद्रमा बैठ सकते हैं, यहाँ पर चंद्रमा बैठे देखें तो भी अच्छी। अब ये चंद्रमा क्षीण नहीं होने चाहिए, ये चंद्रमा कौन से होने चाहिए, शुक्ल पक्ष के शुभ चंद्रमा होने चाहिए। तब ऐसी स्थिति में वह जो पंचम भाव है वह कहीं ना कहीं शुभ हो जाएगा, और शुभ होने पर वह एक अच्छे संतान योग उस व्यक्ति को प्राप्त कराता है। अगर पंचम स्थान और पंचम भाव के अधिपति दोनों शुभ ग्रह के साथ हो या शुभ ग्रह की दृष्टि दोनों पर पड़ती हो, तो भी उस व्यक्ति को कई संतानें प्राप्त होती हैं। और ऐसी स्थिति में बृहस्पति अगर बलवान हो तो संतान की संख्या बहुत विशेष होती है, खूब अच्छी संतान मिलती है, अच्छी गुणकारी और हमेशा आज्ञा का पालन करने वाली। जैसे कि यहाँ पर जो पंचम भाव है, अगर हम देखें कि गुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजित हो एकादश भाव में, तो वह कहाँ देखेंगे, किस भाव को देखेंगे, वह देखेंगे पंचम भाव को। तो पंचम भाव को गुरु बृहस्पति देखें, बहुत अच्छी स्थिति है। और यहाँ पर गुरु बृहस्पति अपने ही भाव में है, तो यहाँ पर ये हंस नामक योग भी बनाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी गुरु बृहस्पति की भी। अगर गुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजित है वृषभ लग्न की कुंडली में, पंचम भाव को देख रहे हैं, साथ ही साथ बुध अगर कहाँ बैठ सकते हैं, अगर बुध इनसे या तो इसी भाव में बैठे तो भी अच्छी स्थिति है। अगर बुध यहाँ बैठे तो दोनों पर ही शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पंचम स्थान और पंचमेश दोनों पर शुभ ग्रह की स्थिति पड़ रही है। और अगर बुध कहीं बैठे, मानकर चलिए बुध यहाँ बैठे और उनके साथ में कौन बैठ जाए, उनके साथ में शुक्र बैठ जाए, तो शुभ ग्रह साथ में बैठे हुए हैं, तो अच्छी स्थिति है। तो ये स्थिति अगर बन रही है, या फिर गुरु से नवम भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर अगर बुध विराजित हो जाए तब भी क्या होगी, तब भी गुरु बृहस्पति की दृष्टि उनके ऊपर जाएगी, गुरु बृहस्पति बलवान है। या फिर अगर शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं और बुध यहाँ बैठ जाए, तो शुक्र की जो दृष्टि है वो किस पर जाएगी, बुध के ऊपर जाएगी। इधर गुरु की दृष्टि कहाँ जाएगी, वह पंचम भाव पर जाएगी। जब भी यह स्थिति बनेगी तो उस व्यक्ति को बहुत सारी संतान का सुख प्राप्त होता है, बहुत उत्तम सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, यदि लग्नेश और पंचमेश, अब लग्नेश यहाँ पर कौन हो जाते हैं, शुक्र हो जाते हैं इस कुंडली में, और पंचमेश हो जाते हैं बुध। यदि लग्नेश और पंचमेश शुभ ग्रह के साथ होकर, कोई शुभ ग्रह उसके साथ होकर ये केंद्र में हो या द्वितीय बली हो तो संतान योग होता है। अगर ये केंद्र में हो तब भी, अथवा द्वितीय दूसरे भाव के अधिपति वह भी बुध है इसमें, तो वह भी बुध है, तो यहाँ पर वह बलवान हो तो बलवान, या तो ये यहाँ पर बुध बैठे हो, या फिर ये दोनों ही बुध और शुक्र मानकर चलिए यहाँ पर विराजित हो जाए इस भाव में, या फिर यहां पर विराजित हो जाए, तो ये सब जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां बताने वाली हैं इस जातक को बहुत अच्छा संतान योग प्राप्त होगा। जहां तक है आप इन नियमों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे इन स्थितियों को कि किस किस स्थिति में कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं। बाकी अगर हम देखें कि पंचम स्थान जो है ये शुभ ग्रह हो, पंचम स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, ये शुभ ग्रह से दृष्ट हो, अब पंचम स्थान आप समझ चुके हो अब तक, तो
पंचम स्थान में, जो पंचम स्थान को मैं यहाँ पर सर्किल कर देता हूं, ये पंचम स्थान है लग्न से। यदि पंचम स्थान में कोई शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, अथवा उस स्थान का जो स्वामी है जैसे बुध है वे शुभ ग्रह हो, तो जातक को क्या होता है, उसको बहुत अच्छा संतान का सुख प्राप्त होता है और हर क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले जो संतान है उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। यहाँ पे निश्चित रूप से देख पाओगे कि उस व्यक्ति को बहुत ही अच्छी उत्तम संतान प्राप्त होती है। चलिए आगे देखिए कि यदि हम लग्न की बात कर रहे हैं तो लग्न और चंद्रमा में आपको यह देखना है कि दोनों में कौन बलवान हो, और जहां जो भी बलवान है उस स्थान से पंचम स्थान आपको देखना है। या तो लग्न देखिए, लग्न बलवान है तो लग्न से, चंद्रमा बलवान है तो चंद्रमा से। यदि बृहस्पति के वर्ग का हो, जो पंचम स्थान है वह बृहस्पति के वर्ग का हो और शुभ राशि हो या शुभ दृष्टि हो तो जातक को पुत्र अवश्य होता है। अब ये देखना होगा आपको कि पंचम की जो लग्न है, लग्न बलवान है या फिर जो चंद्रमा है बलवान है, उससे पंचम देखना है और देखना है कि वह बृहस्पति के वर्ग का है अथवा नहीं। यदि वर्ग का है तो निश्चित रूप से उत्तम संतान उस व्यक्ति को प्राप्त होगी। नियम बहुत है, सूत्र बहुत है, लेकिन ये विशेष सूत्र जो मैंने आप तक पहुंचाने का कार्य किया है, आशा करता हूं इन सूत्र के माध्यम से आप कुंडली का विश्लेषण करने में आपको बहुत आसानी होगी, अच्छे से सटीकता से आप विश्लेषण कर पाओगे। ध्यान क्या रखना है, एक तो लग्नेश का, लग्न का, पंचम भाव का, विशेष रूप से पंचम भाव, पंचम भाव के अधिपति और पंचम भाव के कारक अर्थात गुरु बृहस्पति, पंचम भाव के अधिपति जो इसमें वृषभ में बनेंगे बुध, और साथ ही साथ जो पंचम भाव है वह जो कि कन्या राशि, कन्या भाव से संबंधित है, कन्या राशि है। तो इन तीनों में यदि दो स्थितियां आपके पक्ष में है तो निश्चित रूप से संतान आपको अच्छी प्राप्त होगी, लेकिन यदि तीनों ही शुभ स्थिति में है तो विशेष अच्छी प्राप्त होगी। और यदि इनमें से दो खराब स्थिति में है और एक अच्छी स्थिति में है तो वहां पर आपको संतान संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि ये तीनों ही खराब स्थिति में है तो विशेष रूप से संतान से कष्ट या संतान संबंधित कष्ट आपको जीवन में प्राप्त होने की संभावना रहती है। तो वहां पर उचित उपाय करने के बाद आप ये देखिए कि स्थिति कैसी है, उसके आधार पर ही आप उचित उपाय उनसे संबंधित करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। आगे हम मिथुन लग्न की कुंडली में भी किस प्रकार से हम संतान योग को देख सकते हैं उसकी चर्चा करूंगा, ताकि आप सभी को सामान्य रूप से प्रत्येक लग्न कुंडली में किस प्रकार से संतान योग को देखा जाएगा ये अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे आप आसानी से, सरलता से कुंडलियों का विश्लेषण कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।